आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, हमें फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है और गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी को इंश्योर क्यों करती है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम, यानी कि फूड का इनफ लिमिट में होना, हर जगह पर होना और स्वस्थ व अच्छा होना, यह चीजें सभी लोगों को कहीं व कहीं पर भी प्राप्त होना फूड सिक्योरिटी कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कि वाई फूड सिक्योरिटी। तो आप पॉवर्टी लाइन के बारे में तो जानते ही होंगे। जो इस लाइन के नीचे आते हैं वो ऑब्वियसली गरीब होते हैं, यानी कि वो फूड इनसिक्योर होते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वे लोग अपने लिए न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खरीद सके। बट कभी कभी जो लोग लाइन से ऊपर होते हैं उन्हें भी फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ स्पेशल केस में होता है, लाइक नेचुरल डिजास्टर, यानी कि भूकंप आना, सुनामी आना, भूखमरी पड़ना एटसेट्रा। तो इन सब की वजह से भी पॉवर्टी लाइन के अबोव एंड लोअर स्टेट वालों को भी फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलेमिटी, मतलब इन सब चीजों की आने की वजह से कैसे हमें फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। केस 1, माना सूखा पड़ गया जिसकी वजह से पेड़ ही नहीं लग पाएंगे और ऐसा हुआ तो मार्केट में फूड की कमी पड़ जाएगी और प्राइसेस आसमान को छूने लगेंगे। तब सिर्फ वही लोग फूड खरीद पाएंगे जिनके पास अंधा पैसा होगा, यानी ऐसी सिचुएशन में सिर्फ रिच पीपल्स का ही फायदा होगा। व्हाट इज फेमाइन, ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई कैलेमिटी हुई और लोगों के पास पैसों की कमी पड़ गई और ये कैलेमिटी काफी समय तक होती रही, तो इस सिचुएशन में फेमाइन हो सकता है। और फेमाइन का मतलब होता है कि किन्हीं प्रॉब्लम के चलते लार्ज स्केल में लोगों की डेथ होना। और इंडिया की लास्ट फेमाइन थी फेमाइन ऑफ बंगाल, जो 1943 में हुई थी और इसमें 30 लाख से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। बट ये कुछ भी नहीं है यूरोप की फेमाइन्स के आगे। और हम कितने लकी है कि पिछले 80 सालों 30 लाख से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। बट ये कुछ भी नहीं है यूरोप की फेमाइन्स के आगे। और हम कितने लकी हैं कि पिछले 80 सालों में हमें किसी भी फेमाइन का सामना करना नहीं पड़ा है। वो आर अंडर इन फूड इनसिक्योरिटी। तो फूड इनसिक्योरिटी कई तरह के लोगों को हो सकती है, जैसे लैंडलेस पीपल, ट्रेडिशनल आर्टिसंस, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बेगर्स। ये वे लोग हैं जो जल्दी ही फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। मदर एंड किड्स को भी फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है और ऐसे लोग जो अर्बनाइजेशन करते रहते हैं वो भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। ये फूड इनसिक्योरिटी में इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो जल्दी ही फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एटसेट्रा। अब एक फैक्टर आता है हंगर, यानी कि भूख। तो ये दो प्रकार की होती है, क्रोनिक हंगर एंड सीजनल हंगर। क्रोनिक हंगर वो होता है जब आप डेली ऐसा खाना खा रहे हो जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में बेकार है। और सीजनल हंगर वो होता है जिसमें कुछ सीजन में आपको इनफ खाना मिलेगा और कुछ सीजन में आपको मीगर खाना मिलेगा, जिससे आप हंगरी रह जाओगे। और रूरल एरिया में देखा जाए तो उन लोगों को सीजनल हंगर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कुछ सीजन ऐसे होते हैं जिनमें उन्हें खेती छोड़ना पड़ता है, यानी वे अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और अर्बन एरियाज में सीजनल हंगर सिर्फ उनको ही होता है जो परमानेंट काम नहीं करते हैं। ग्राफ की माने तो क्रोनिक हंगर इंडिया में काफी हद तक कम हो गया है और सीजनल हंगर भी कम होने लग रहा है। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है, बल्कि आज़ादी से ही लोगों ने फूड इनसिक्योरिटी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसके रिजल्ट अब आपके सामने हैं। और इसी से ही रिलेटेड कई रेवोल्यूशन हुए इंडिया में, जिनमें से एक था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में स्पेशली व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया और ये इतना ज़्यादा था कि इंदिरा गांधी, जो कि प्राइम मिनिस्टर थी उस समय की, उन्होंने स्टैंप निकाला व्हीट रेवोल्यूशन ऑफ 1968। अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में होता है और सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में होता है। अब हम पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया।
तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से ही हमने अपनी कंडीशन को बेहतर किया है ताकि आगे कोई फेमाइन या फूड इनसिक्योरिटी का शिकार ना बने। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से ही क्रॉप्स प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी भी की है। अब हम जानेंगे कि गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी किस तरीके से कर रही है। तो गवर्नमेंट के फूड सिक्योरिटी के दो टाइप है, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम यानी कि पीडीएस। बफर स्टॉक होता है फूड ग्रेन्स का जिसमें मेनली व्हीट एंड राइस होते हैं। तो बफर स्टॉक्स में गवर्नमेंट फूड कॉर्पोरेशन की हेल्प लेती है और एफसीआई ये देखता है कि किस स्टेट्स के पास ज्यादा बफर स्टॉक है। जिन पर इनफ से ज्यादा होता है उनसे एफसीआई उन स्टेट से लेकर ऐसे स्टेट्स को देते हैं जिनका स्टॉक्स इनफ नहीं होता है। स्टॉक्स के बदले गवर्नमेंट स्टेट को पर्टिकुलर प्राइस देती है जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं। ये वो प्राइस होता है जो गवर्नमेंट हर ईयर फार्मर्स के लिए डिक्लेयर करती है। स्टॉक्स लेने के बाद गवर्नमेंट इन्हें ऐसी जगहों पर सप्लाई करती है जहां सिचुएशन खराब है या फिर कोई कैलेमिटी आई है। सेकंड टाइप है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। अगर सिंपली बोलूं तो यही है राशन की दुकान या फिर राशन जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। इसमें जो चीजें दी जाती है वो लो प्राइस में होती है जिसे फेयर प्राइस भी कहते हैं। और सबसे पहले पीडीएस को फेमाइन ऑफ बंगाल 1943 के टाइम पर चलाया गया था और ग्रीन रेवोल्यूशन के समय इसको फिर से रिवाइव दिया गया था। कुछ समय बाद जब एनएसएसओ का डाटा आया कि पॉवर्टी लेवल बढ़ रहा है तब गवर्नमेंट ने 3 इंपोर्टेड फूड इंटरवेंशन को इंट्रोड्यूस किया जो थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एंड फूड फॉर वर्क। इनके बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया गया इसलिए हमें यह नहीं पढ़ना है। करंट स्टेटस ऑफ पीडीएस। तो पीडीएस स्टार्टिंग में सबको इक्वल चीजें देता था और डिस्क्रिमिनेशन का नामो निशान नहीं था। उसके बाद 1992 में आरपीडीएस आया जिसमें 1700 ब्लॉक्स में पीडीएस को इंट्रोड्यूस किया। तब पॉवर्टी एंड बैकवर्ड एरियाज को टारगेट किया। तब गवर्नमेंट इक्विटी की बात कर रहे थे। फिर 1997 में टारगेटेड पीडीएस इंट्रोड्यूस किया। ये वो समय था जब लोगों में खाने के लिए भेदभाव शुरू हुए। इसमें कहा कि पुअर और जो थोड़े रिच लोग हैं दोनों के लिए डिफरेंट प्राइस होंगे। तब इनका टारगेट था सिर्फ पुअर पीपल। फिर सन 2000 में 2 स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम। अंत्योदय अन्न योजना के अकॉर्डिंग जो ज्यादा गरीब लोग हैं उनमें से 1 करोड़ लोगों को चुना जाएगा और उनको फूड सिक्योरिटी दी जाएगी। बाद में इसमें और लोगों को जोड़ा जाने लगा। अंत्योदय अन्न योजना में ये था कि फूड सिक्योरिटी उन्हें देंगे जो अब बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन क्या फायदा इन सब का, क्योंकि अभी भी काफी लोग भूखे ही रह जाते हैं। गवर्नमेंट जो होती है वो सिर्फ अपना स्टॉक्स को भर लेती है लेकिन बांटती नहीं है। और बुरा तो तब लगता है जब ये स्टॉक कैलेमिटी से बेकार हो जाते हैं या फिर इन्हें चूहे खा जाते हैं। और कई राशन शॉप इंचार्ज गुड प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं और बेकार प्रोडक्ट को लोगों को बेचते हैं। और अन्नपूर्णा स्कीम में कहा गया है कि सिर्फ पुअर एंड ओल्ड एज पीपल को ही फूड सिक्योरिटी देंगे, जिसकी वजह से भेदभाव में कुछ हद तक ग्रोथ हुई। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं उसे कोऑपरेशन कहते हैं। तो कोऑपरेटिव फूड सिक्योरिटी करने में काफी ज्यादा लोग हेल्प करते हैं। और अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो वहां पर कोऑपरेटर्स का रोल काफी ज्यादा है। ये कोऑपरेटर्स मदर डेयरी एंड अमूल जैसी कंपनीज भी होती है जो काफी हेल्प करती है। सिमिलरली एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एक एनजीओ है जो महाराष्ट्र में स्थित है। ये फूड ग्रेन बैंक को विलेज में एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है ताकि फूड सिक्योरिटी से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके और लोग अपना जीवन अच्छे से, मजे से और खुलकर जिए। दोस्तों इस चैप्टर का अब एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर देना।